नजर आ रहा है। डॉक्टर रिजवान अहमद, मुझे एक चीज बताइए, डायरेक्ट जिहाद क्या होता है? ये मतलब डायरेक्ट जिहाद और इनडायरेक्ट जिहाद क्या होता है? ये कि हम पार्टियों की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट जिहाद करेंगे 2023 से। डॉक्टर रिजवान अहमद जी, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। देखिए, 40 दिन हो गए उस घटना को, 40-45 दिन हो रहे होंगे शायद नूपुर की और रहमानी की घटना को, और कितनी बार हम आपके साथ बैठ चुके हैं। देखिए, मैं आप लोगों से 10 बार बता चुका हूं कि जो आपके लिए रेडिकलाइजेशन है, जिसको आप रेडिकलाइजेशन का एक इंग्लिश वर्ड देते हैं, मुस्लिम के लिए वो वे ऑफ लाइफ है। जिस दिन आप ये समझने लगेंगे उस दिन आपके माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी। पहली चीज। दूसरी चीज, पहले ये पता लगा लीजिए कि गवर्नमेंट के माइंड में क्या है। ये जिसने करोड़ीलाल मीणा को धमकी दी है, भाई पता लगा ले मोदी जी कहीं पसमंदा तो नहीं है, क्योंकि पसमंदाओं से पिछले 10 दिन में प्यार बढ़ा है, तो जरा ये पता लगा ले कहीं वो पसमंदा तो नहीं है, फिर बड़ी फजियत हो जाएगी। उनके हिसाब से तो अशराफ होना चाहिए, पसमंदा होना ही नहीं चाहिए। वो तो बेचारे पीछे पड़े हुए हैं, दुखियारे हैं, अशरफा ने उनको बुरा हाल कर रखा है। अब मोदी जी 15-16 करोड़ मुसलमानों को का सहारा बनेंगे। पता नहीं है पसमंदा कहाँ थे जब ट्रिपल तलाक की बात हो रही थी, जब एनआरसी की बात हो रही थी, जब हिजाब की बात हो रही थी, जब राम मंदिर की बात हो रही थी, जब ज्ञानवापी की हो रही थी, जब निपुर की हो रही थी। पता नहीं है पसमंदा और इनकी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ थी। खैर, शायद अब ये लोग सामने आ जाएं मोदी जी के नए नए प्रेम की वजह से। पहली चीज। दूसरी चीज आई, आपने पढ़ के सुनाया कि हथियार की ट्रेनिंग तो वो तो मिल ही रही है अब 4-4 साल के लिए। अग्निवीर में क्या हो गया? वो तो अग्निवीर में मिल ही रही है, जाओ सीखो, वापस आ जाओ, तो क्या हो गया? बहुत अच्छी बात है, सरकारी खर्चे पे मिलेगी, टैक्स पेयर के, वो कोई भी हो, जाओ सीखो आ जाओ। दूसरी बात। तीसरी बात, पॉपुलेशन कंट्रोल। भाई बड़ी अच्छी बात है। 1992 में 3.3 हिंदू औरत के बच्चा हो रहा था और 1992 में 4.4 मुसलमान औरत के हो रहा था। 30 साल बाद वही आंकड़े हैं। हिंदू 1.90 पर आ गया तो मुस्लिम 2.30 पर आ गया। परसेंटेज डिफरेंस वही 20% का है। तो फिर आप ही समझाओ, अपना आप पॉलिसी क्लियर करो। अगर आप चाहते हो हिंदू इंक्रीमेंट के मारे, बत्ती के बिल की वजह से कि हमारे बत्ती का बिल कम आएगा, हमें प्रमोशन मिलेगा, हमारे बच्चे को आगे जाके एजुकेशन लोन मिलेगा क्योंकि हमने एक बच्चा पैदा किया है, तो करो मोदी। डॉक्टर रिजवान, अग्निवीर कहां से आ गए इसमें? अग्निवीर कहां से आ गए? आ गए। यही तो आप गलती कर रहे हो। कहना चाहूंगा, यही तो आप गलती कर रहे हो। आ रहा हूं। ना, यही धोखा खाओगे आप। कहां से आ गए? आप यहीं धोखा खाओगे। कहां से आ गए? आ गए, बिल्कुल सही आ गए। आप यहीं धोखा खाओगे सरकार। सुनिए रिजवान साहब, आप एक मिनट, दानिश रिजवान एक मिनट, रिजवान अहमद एक मिनट, कहां से आ गए? नहीं, कहां से आ गए? सेना पर सवाल उठाए। हाँ, मेरे को भी सेना पर उठाए। मेरे को भी एक मिनट पूछना है। एक मिनट, दानिश रिजवान पर सवाल उठाए। दानिश रिजवान का कर्तव्य बनता है वो पूछे। मैंने भी इसलिए मैंने भी टोका है, अच्छा, होल्ड करो। पीएफआई के कार्यकर्ताओं को कहना, पूछिए। ये आपको अग्निवीर लग रहे हैं क्या? कट्टरपंथी जिहादी? सुन लो यार, मैं बात कर रहा हूं ना, तुम्हें क्या मिर्ची लग रही है? सुन लो, और देश बर्दाश्त करेगा। एक मिनट, सुन लो। दानिश रिजवान एक मिनट, मैं सवाल पूछ रहा हूं ना, मैं आपके पास आ रहा हूं ना। दानिश रिजवान एक मिनट, हाँ एक मिनट, दानिश रिजवान एक मिनट, डिबेट उस तरफ जारी है, मैं ले जाने नहीं दूंगा। एक मिनट बस, एक रिजवान अहमद, ये कट्टरपंथी जिहादी अग्निवीर लग रहे हैं क्या आपको? क्या बोल रहे हैं आप? ये जी, ये कट्टरपंथी जिहादी अग्निवीर लग रहे हैं? ऐसा है, अगर ऊपर वाले ने उम्र दी ना, अगर ऊपर वाले ने उम्र दी तो आप भी यहाँ 20 साल बाद होगे और मैं भी यहाँ 20 साल बाद दूंगा, तब बात करेंगे। तो आपको डाउट है, सेना पर डाउट है आपको? करेक्ट होने की जरूरत नहीं 20 साल बाद क्या? मैं भी अभी बात कर रहा हूँ, आपको सेना पर डाउट है क्या? जरूरत नहीं है। आपको डाउट है क्या सेना पर? मैंने बोल दिया। अग्निवीर नहीं, क्या बोल दिया आपने? कुछ भी बोल के थोड़ी ना निकल लेंगे, कुछ भी बोल के थोड़ी ना निकल लेंगे। क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहे हैं? कट्टरपंथी जिहादियों की तुलना अग्निवीर से करेंगे आप? आपको पता है क्या है अग्निवीर, कौन है, क्या है? तुलना करेंगे अग्निवीरों से, जिहादियों को कहेंगे अग्निवीर बन जाओ। अपने डॉक्टर रिजवान, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कट्टरपंथी जिहादियों को अग्निवीर से जोड़ रहे हैं? आप कट्टरपंथी जिहादियों को अग्निवीर से जोड़ रहे हैं? देश से ना
तो एक देश 1947 अरे अभी चले जाइए, होने दो, 20 साल रुको तो, अभी रुको तो भाई, नहीं चाहिए आप, क्या जल्दी है, नहीं चाहिए हिंदुस्तान। अरे बहुत सी सोशल पॉलिसी नहीं चाहिए आप जैसे बाद रंग जाती हैं, आप जैसे लोगों की वजह से। सोच कर बोलना चाहिए ना, सेना पर बोलने से पहले सोच कर बोलना चाहिए। अभी रुको, चलिए अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नहीं, एक मिनट डॉक्टर रिजवान, सेना पर बोलने से पहले सोच कर बोलना चाहिए। क्या बोल रहे हैं मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। आप? कुछ बोलिए, कुछ पॉलिटिकल बोलिए, ना बोलिए। नहीं, ना आपने सोच कर बोला, ना मैं आपको बोलने दूंगा वो। नहीं, गलत है ये। जो 4 साल में ट्रेनिंग देके घर भेजोगे ना, वो 20 साल बाद पता चलेगा। अरे किसी जो 4 साल में आपको लगता है जो सेना में ट्रेनिंग लेगा वो जिहादी बनेगा? चलेगा। जो सेना में ट्रेनिंग लेगा वो जिहादी बनेगा, कट्टरपंथी बनेगा? कहां से कहां डिबेट को लेकर जा रहे हैं? तारिक फतेह मैं आपके पास आ रहा हूं, फिर दानिश रिजवान मैं आपके पास आऊंगा। पहले तारिक फतेह मैं आपसे समझना चाह रहा हूं, जो मैंने सवाल डॉक्टर रिजवान अहमद से पूछा था, ये डायरेक्ट जिहाद और इनडायरेक्ट जिहाद का मैं फर्क समझना चाह रहा हूं। ये जो गजवा हिंद में लिखा है, जो चैट है व्हाट्सएप, उसमें लिखा गया कि पार्टियों की जरूरत नहीं है, अब हम डायरेक्ट जिहाद करेंगे 2023 से। इसका क्या मतलब होता है तारिक फतेह? डायरेक्ट जिहाद क्या होता है? ये डायरेक्ट जिहाद होता है जब चाकू गले पे चल जाता है और कन्हैया को मार दिया जाता है, ये हुआ डायरेक्ट जिहाद। अच्छा। इनडायरेक्ट जिहाद हुआ जो माहौल पैदा करता है जिसके अंदर वो शख्स समझता है। डायरेक्ट जिहाद ये हुआ जो डॉक्टर रिजवान कर रहे हैं। एक करके बोलेंगे, ऑडियो बंद है सबका। ये हुआ जो डॉक्टर रिजवान एक करके बोलेंगे, ऑडियो बंद है सबका। सिर्फ तारिक फतेह बोलेंगे एक करके। आप बोलिए तारिक फतेह सर, एक करके, रिक्वेस्ट है सबसे। डायरेक्ट जिहाद का मतलब है डायरेक्ट एक्शन, छुरी गले में चलना, कन्हैया लाल को मारना, बेतहाशा लोगों का कत्लेआम करना और उसको रोजे कयामत तक ले जाने की जुस्तजू रखना कि ये सत्यानाश हो, हिंदुस्तान ये खत्म हो तो जान छूटे और हम जन्नत में जाएं। आप लोग एक तो रिजवान साहब की बात नहीं समझ रहे हैं, वो चले जाने दें। व्हाट ही इज पॉइंटिंग आउट इज के आप खुद अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे हैं कि वो लोग जो ट्रेन हो जाएंगे वो फिर कहाँ जाएंगे। आप पीएफआई का डॉक्यूमेंट पढ़ें तो आपको एक चीज बड़ी अहम नजर आनी चाहिए कि उसकी लिखाई हैज बीन डन इन इम्पेकेबल इंग्लिश, यानी वो उसके यू कैनॉट फाइंड अ सिंगल ग्रामेटिकल मिस्टेक इन दैट। और एक्सप्लेन करने में ये किसी आम आदमी का नहीं लिखा हुआ, ये आपके पढ़े लिखे लोगों ने, वो मुसलमान जो अपने आप को बो टाई जैकेट वैकेट लगा के आते हैं, ये उनकी तरफ से आया है, किसी मौलवी ने नहीं लिखा है ये। तो जो प्रॉब्लम आपके सामने है वो ये कि अब मौलानाओं को क्या क्रिटिसाइज करना, वो बात उधर से गुजर चुकी है। अब ये मेन स्ट्रीम हो गया है और अब हिंदू हेट्रेड जो है उसको आपने रैशनल बना दिया कि ये तो होते ही ऐसे कि कावर्डली उसमें यूज किया है इस्तेमाल। आप देखिए कि 4 स्टेजेस जो लिखे हैं कि अपनी ग्रीवेंसेस बढ़ाओ, घर घर में पीएफआई की मेंबरशिप करो, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीएफआई इन एवरी होम। आप समझते हैं कि पीएफआई है क्या? पीएफआई इज अ डायरेक्ट आउटपुट ऑफ पैन इस्लामिस्ट नेचर, जो जमीयत उलमा हिंद और जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग मिलकर मुख्तलिफ तरीकों से नहीं कर पाई थी, वो अब ये कर रहे हैं। द अटर डिस्ट्रक्शन ऑफ भारत और हिंदुस्तान इज द अल्टीमेट एम ऑफ एनीवन हु सेज कि भैया ये बुत परस्तों से जमीन खाली करना, अल्लाह ताला ने हमें भेजा है इनको साफ करने के लिए। ये ग़ज़वा हिंद ऐसा ही नहीं है जो आप लोग समझते हैं कि वो बात कर दी तारिक फतेह ने खत्म। दिस इज इनग्रेन। हम जब तक तमाम हिंदुओं को खत्म नहीं करेंगे रोजे कयामत नहीं आएगा। इसकी बात करें पहले, ये किसने उड़ाया हुआ है, कौन पढ़ा रहा है? और मुझे खतरा ये कि ये तो अब आप दियोबंद पे इल्जाम नहीं लगा सकते। ये तो पढ़े लिखे लोगों ने जो समझदार हैं उनको पता है स्टेजेस क्या हैं। ये तो ऐसा लगता है माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट के ऊपर पूरा प्लान बना के पीएफआई का डॉक्टर। ये सर है, ये जो अभी आप कह रहे थे इसमें लिखा गया है, वी आर गोइंग टू रीच दी popular front in every house of our nation. Absolutely. Our target is to recruit all eligible members of all family into the organization. बताइए आप। Recruit at least one of them to the organization. At least one to the party. ये तो हिटलर का सैंपल लगा के उसी को, फैशिज्म को आप फैला रहे हैं कि घर घर के अंदर
आप हिंदू हेट्रेड और हिंदुस्तान के अगेंस्ट सोच पैदा करें कि एक ईमानदार मुसलमान भी जिसका दिल साफ हो वो भी कहे हमारे साथ ज्यादती हो रही है। उसमें लिखा है कि जो आपकी परेशानियां हैं उसको हवा दीजिए। अच्छा, इसमें भी लिखा है कि निंदा भी कर दे, मतलब जो हम जो कि अब आप पकड़े जाते हैं तो निंदा भी कर दें कि हम इसके खिलाफ हैं, और फिर मुंह पर संविधान और दिल में शरिया वाली चीज भी है। इसमें सब ये सब टूलकिट का पार्ट है। अब समझ में आ रहा है जो डिबेट्स में भी होता है, जो हो रहा है पिछले सालों में। ये पढ़ के अगर ये कोई पढ़ ले उसकी आंखें खुल जाएंगी। इसमें लिखा है संविधान की आड़ लो, तिरंगे की आड़ लो, हिंदुओं को तोड़ो। इसमें लिखा है कि अपर कास्ट हिंदू, मैं एक मिनट पढ़ देता हूं सर, अपर कास्ट हिंदू, सवर्ण हिंदू और SC ST OBC के बीच में दरार पैदा करो, बाबरी की बार बार याद दिलाओ, उसके बाद लिंचिंग, मुसलमानों को देश से निकाला जा रहा है ये करो, बार बार हिंदू राष्ट्र कह के डराओ, ये हो रहा है। ये कहा जा रहा है मुसलमान डरा हुआ, ये बार बार कहो, अच्छा वही हो रहा है। इस्लाम को दबाया जा रहा है, ये कहो, वही हो रहा है। बाहरी देशों की मदद का हवाला दो कि हमारे साथ तुर्की है, वो इसमें है। और RSS और हिंदूवादी नेताओं को ट्रैक करो सही समय पर एक्शन के लिए, और सारे केरल से लेकर बंगाल तक सबको टारगेटिंग। ये तो लग रहा है ये जो पढ़ ले ये 7 पन्ने। और चीज मैं बताऊं आपको, उसमें ये लिखा है कि जो हथियार हैं वो चाकू और छुरी रखो। हाँ, इसकी सोच देखिए ना, उसमें एम्यूनिशन की जरूरत, तलवार ना प्रिंट, ना कुछ। आप आते जाते किसी की खोंप दें। आप सिस्टम ऐसा पैदा कर रहे हैं कि ये तो मोहम्मद अली जिन्ना भी नहीं नुकसान इतना पहुंचा सके। ये बहुत खतरनाक है। दानिश रिजवान, अब आप बोलिए, अब आप बोलिए, फिर मैं नलिन कोहली जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन पहले एक कमेंट दानिश रिजवान, अब आप बोलिए। दानिश रिजवान, ये बहुत खतरनाक है, ये PFI की जो प्लानिंग ऐसा डॉक्यूमेंट है, ये बहुत डेंजरस है। दानिश रिजवान, देखिए पिछले 5 दिन से लगातार देश के तकरीबन हर चैनल्स पे PFI के इस मॉड्यूल को लेकर चर्चा हो रही है। ये 7 पेज का जो उनके डॉक्यूमेंट्स है उसको लेकर चर्चा हो रही है। लेकिन हमें लगता है कि हमारे भाई भारतीय जनता पार्टी के भी प्रवक्ता मौजूद हैं, अभी तक इसके ऊपर में केंद्र सरकार को एक्शन ले लेना चाहिए था, देश में PFI के ऊपर में प्रतिबंध कर देना चाहिए था। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर क्या वजह है। सारे एविडेंस मौजूद हैं, सारे तथ्य मौजूद हैं, और अभी तक हम तमाम पॉलिटिकल लोग बैठकर टीवी स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ डिबेट कर रहे हैं, इसका समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं। 1947 में देश का डिवाइडेशन हुआ, रिलीजन के आधार पर पाकिस्तान मिला। आज भी कुछ लोगों को लगता है कि वैसा एक धर्म के नाम पर एक मुल्क ले लेंगे। भाई साहब, किसने रोका है? जाइए, बगल में बांग्लादेश है, वहां से मन नहीं भरता है तो चले जाइए पाकिस्तान। लेकिन जाने से पहले एक चीज आप सोच लीजिए कि वहां के हालात कैसे हैं और इस मुल्क के हालात कैसे हैं। 1947 में रिलीजन के नाम पर डिवाइडेशन हुआ, आज वहां के लोग किस तरीके से रह रहे हैं और आप कहां से रह रहे हैं। हालात यहां तक पहुंच गई है कि वहां के लोगों को भाग करके हिंदुस्तान में रोहिंग्या बन के रहना पड़ रहा है और अलग अलग तरीके से अतिक्रमण करके रहना पड़ रहा है, लेकिन उनको शरण भी भारत में ही मिल रहा है। उसके बावजूद इस तरह की साजिश रची जा रही है। और अभी डॉक्टर रिजवान टाइप लोग ये कहते हैं कि PFI के लोगों को अग्निवीर बन जाना चाहिए, ट्रेनिंग लेने की क्या जरूरत है। देश के सेना के ऊपर में कम से कम इस तरह का नलिन को लिए कमेंट आपका, अग्निवीर बनाने की बात, ये बार-बार डिबेट में सवाल आता है। ठीक है, एक नलिन ये सवाल हर डिबेट में है। दिल्ली दंगों के पीछे PFI, कानपुर दंगों के पीछे PFI, हिजाब विवाद के पीछे PFI, लाउड स्पीकर विवाद के पीछे PFI, जहां शोभा यात्रा अटैक पर के पीछे PFI, हर एक के पीछे PFI। तो फिर PFI पर बैन क्यों नहीं है? ये सवाल हर डिबेट में आता है। 2 पहलू है, आप बोलिए। हाँ, क्योंकि देखिए अमन जी, पहले मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। एक वकील होने के नाते मैं इसको समझता हूँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल बैन करने के लिए अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स की मांग के बाद उसके कुछ पैरामीटर्स हैं, वो सेटिस्फाई करते हैं तो जाकर बैन होता है। अगर आप याद करेंगे तो सिमी या बाद में फिर इंडियन मुजाहिदीन जब बनी थी तो उसमें, और जो मैंने आप ही के प्रोग्राम्स में जब सुने, एक्सपर्ट्स आप लोग लाते हैं, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात रखी कि सिमी और इंडियन मुजाहिदीन जैसे संगठनों ने वायलेंस जब किया तो उन्होंने डेडली आर्म्स को यूज़ किया, बम हो, बंदूक हो। लेकिन आप PFI के मॉडल को देखेंगे तो वहाँ पर छोटे आर्म्स का यूज़ होता है, जैसे चाकू, कभी कभी तलवार से हाथ काट देना, लाठी से पीट देना, बहुत लोग एक साथ मारे और लाठियों से मर्डर करना। क्योंकि उससे क्या हो जाता है, जो क्रिमिनल कोड है उसमें सेक्शंस चेंज हो जाती हैं, आर्म्स एक्ट के सेक्शंस नहीं लगते। और जो ये आपने 7 पेज बताया है उससे ये स्पष्ट हो जाता है ये इनकी रणनीति है। इनकी रणनीति क्या है कि जो दुनिया में एक रेडिकल इस्लाम जो आया है, जिसने अपने आप को बिल्ड किया है एक
परसिक्यूशन मेंटालिटी पे कि भैया देखो इतना बुरा हो रहा है मुसलमानों के साथ, तब इसीलिए हमें ऐसा करना चाहिए। और ये लोग जो टेररिस्ट हैं, और हमारे मुस्लिम दोस्त ही ये बताते हैं आपके चैनल जैसे चैनल्स पे बैठ के कि भैया ये इस्लाम का वो फेस नहीं है, ये उसका मिसयूज है, जो टेररिस्ट करके बॉम्ब ब्लास्ट करते हैं, किलिंग करते हैं, तो एक परसिक्यूशन स्टोरी बना के इस प्रकार का वायलेंस करते हैं। ये जो 7 पन्ने आप जब भी जिक्र कर रहे थे, वो भी तो यही कर रहा है ना। चाहे जो आपने कई उदाहरण बताए कि भैया देखो पहले मुसलमानों के मन में डर पैदा करो और फिर हम अपने एजेंडा पे जाएं, जो इस्लाम का एक रैडिकल फेस या इस्लाम का दुरुपयोग करके हम लोग एक प्रकार से इस पाथ पे चल रहे हैं।